हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एक्ट करते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरीके से। ये जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। क्लियर है। और जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं या जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनसे भी एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है अल्टरनेट ईयर्स में। क्लियर है। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आज इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रायूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उसका मतलब क्या होता है। बच्चे, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोज। ठीक है। और सेप्टिव, सेप्टिव वर्ड कहां से आया है? तो हम कहेंगे कॉन्सेप्टिव। कॉन्सेप्टिव ये कॉन्सेप्शन से आया है। क्लियर है। टू अपोज द कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? टू अपोज द कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, कॉन्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन को अपोज करे ऐसे मेथड्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलेंगे। ठीक है। यही चीज हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज और एनसीईआरटी बोलती है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है। उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो कैसे होने चाहिए? तो वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। कैसे? इजीली अवेलेबल मतलब जहां भी चाहे वहां मिल जाए, आपके मतलब घर के आसपास वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। और ये बात ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब उसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस कपल को। इसके बाद आ जाता है ये कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल। इफेक्टिव का मतलब जिस काम के लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करा जा रहा है उस काम को वो फुलफिल कर पाए। और जब हम चाहें, जब वो कपल चाहे, तो जब वो चाहता है कि हाँ भाई अब उसको प्रेग्नेंट होना है, क्लियर हो रही बात है, उसको बच्चा कंसीव करना है, तब वो मेथड रिवर्सिबल हो। ऐसा ना हो कि परमानेंटली वो बच्चे जो है, जो कपल है वो बच्चे कंसीव कर ही नहीं पा रहे, बेबी कंसीव कर नहीं पा रहे। ठीक हो रही है। तो इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। इसके बाद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। जो भी कपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर रहा है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी और टू स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रंस, तो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसमें साइड इफेक्ट्स जो है वो ना के बराबर होने चाहिए। क्लियर हो रही बात है? ठीक है। इसके अलावा और क्या है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं शुड नॉट इंटरफेयर between the sexual act, during the sexual act कोई भी इंटरफेरेंस ना क्रिएट करे, ऐसा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होना चाहिए। क्लियर हो रही बात है? ये जो सारे हमारे पॉइंट्स हैं ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है। उसको पहले यूज करने से पहले। क्लियर हो रही बात है? क्लियर है। आज हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि और कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। क्लियर हो रही बात? तो आइए इसको देखते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और इसको समझते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक तो हमारा होता है नेचुरल मेथड्स। क्या होता है बच्चों? नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स को हम एक और नाम से बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक। ये वो मेथड है जो हम कह सकते हैं कि जब साइंस में इतनी ज्यादा
रिसर्च नहीं हुई थी, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो सिंथेटिक हैं जो मार्केट में आज अवेलेबल हैं वो तो लास्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स 70 ईयर्स में अवेलेबल हुए। लेकिन उससे पहले भी तो लोग ये सोचते रहे होंगे ना कि हाँ भाई प्रेगनेंसी डिले करनी है या दो चिल्ड्रंस के बीच में स्पेसिंग करनी है, तो उस टाइम ऐसा कौन सा मेथड यूज करा जाए, तो हम कहेंगे कि भाई वो नेचुरल मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आ जाता है बैरियर मेथड। क्या आ जाता है बच्चे? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में क्या होगा, हम ये इंश्योर करेंगे कि एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, जो कि क्या करेगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म टू द ओवा क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्लियर है, वो एक बैरियर की तरीके से एक्ट करेगा बिटवीन द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। तो वो सारी कैटेगरी किस में आ जाएगी, बैरियर मेथड्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपका केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो स्पर्मिसाइडल होंगे, मतलब इनके यूज करने से जो स्पर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये केमिकल मेथड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जो आज का हमारा टॉपिक है, आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इनके बारे में तो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चा आ जाता है आपका ओसीपीज। ओसीपीज का मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसे पिल्स जिनके कंजम्पशन से क्या होती है, प्रेगनेंसी डिले होती है। क्लियर हो रही है, क्या क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको भी एक हम डिटेल वीडियो में बना करके समझेंगे। क्लियर हो रही है बातें बच्चों, तो ओसीपीज आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चा आ जाएगा आपका इंजेक्शंस हैं। क्लियर है, इंजेक्शंस हैं, इम्प्लांट्स हैं, इनको भी समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। और लास्ट में आ जाता है बच्चों आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक। चलिए, तो इतना हमने देख लिया। इनके क्या कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देख लें ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बताइए बच्चों, खुद से बताइए, नेचुरल मेथड्स में क्या आता है? नेचुरल मेथड्स में हमारा आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या आता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें बहुत मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिस्क पीरियड, ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द कपल्स अवॉइड द कॉपुलेशन। ठीक हो रही है बात है, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जो कि 10th डे से लेकर के 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्लियर हो रही बात, इसको हम रिदम मेथड भी बोलते हैं और कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बच्चे लैक्टेशनल एमनोरिया। क्लियर है, लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इन द फीमेल बॉडी, वो क्या करता है, सप्रेस करता है जीएनआरएच को। क्लियर है, लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, एक ऐसा टाइम लैक्टेशन पीरियड का जो डिलीवरी के बाद जब लैक्टेशन होता है तो उस टाइम प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रहता है और प्रोलैक्टिन की वजह से जीएनआरएच का लेवल रिड्यूस रहेगा। जीएनआरएच रिड्यूस रहेगा तो एलएच एंड एफएसएच जो है रिलीज नहीं होंगे। उनके लेवल कम होने से कभी भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कॉपुलेशन अगर होता भी है तो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो एकदम निल हैं। क्लियर हो रही बात है, तो लैक्टेशनल एमनोरिया हमने समझा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका विड्रॉल मेथड। इसी में क्या आ जाता है, विड्रॉल मेथड, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं कॉइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन द मेल हैज टू withdraw his penis before the ejaculation of the semen into the vagina। ये होता है किसमें, विड्रॉल मेथड में या कॉइटस इंटरप्टस में। क्लियर हो रही बात है। नेक्स्ट बैरियर मेथड्स में हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्डम्स हो गए, मेल एंड फीमेल बोथ, डायफ्राम्स हो गए, ठीक है, डायफ्राम्स हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गए, वॉर्ड्स हो गए, ये सब बैरियर क्रिएट करते हैं। केमिकल मेथड्स में क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स जो जेली की फॉर्म में होते हैं, पेस्ट की फॉर्म में होते हैं अवेलेबल, और क्रीम्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये सब अप्लाई किया जाता है, फीमेल अप्लाई करती है अपने वेजाइना ट्रैक्ट में,
क्लियर है, ताकि जब भी सीमन आए उसमें स्पर्म्स जो प्रेजेंट हैं वो स्पर्मिसाइडल एजेंट की प्रेजेंस में क्या हो जाए, किल हो जाए। क्लियर हो रही है बात है। फिर आयोडीज को अभी समझते हैं हम। ओसीपीज में बच्चों आपका आ जाता है कंबाइंड पिल्स आ जाते हैं। क्या आ जाती हैं? कंबाइंड पिल्स, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों अवेलेबल होते हैं। मिनी पिल्स आ जाती हैं, मिनी पिल्स जिसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट होता है। और सहेली भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। क्लियर है बच्चों? ठीक। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स में भी क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। इम्प्लांट्स में भी सिलिकॉन की ट्यूब्स होती हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फिल रहता है और वो अंडर द स्किन लगाया जाता है। ठीक है, फीमेल की बॉडी में, और 3 मंथ्स के लिए या उससे भी लंबे समय तक के लिए फीमेल जो है वो फ्री रहती है। क्लियर हो रही है बातें? फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हम कुछ नहीं करते, आईओडीज को यूज करते हैं विद इन द 72 आवर्स आफ्टर द कॉइटस, या फिर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज करते हैं विद इन द 72 आवर्स आफ्टर द कॉइटस। तो चलिए आज का हम अपना जो टॉपिक है मेन आईओडीज, उसको समझते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। देखिए बच्चे, इंट्रा का मतलब क्या है? इनसाइड यूट्राइन मतलब एक ऐसा डिवाइस जो यूट्रस के अंदर क्या किया गया है, फिट किया गया है। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर। अब क्वेश्चन अराइज होता है किससे बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स और मेटल्स। क्लियर हो रही बात है? यूज क्या है बच्चों, तो हमें जानते हैं इसका यूज किस लिए, टू डिले द प्रेगनेंसी और स्पेसिंग इन चिल्ड्रंस। ठीक है, 2 बच्चों के बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो हम ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करते हैं। क्लियर हो रही बातें? ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आईयूडी का, क्लियर है, इसको वो इंडिविजुअल फीमेल खुद इंसर्ट कर सकती है? तो आंसर है नहीं। ओनली एक्सपर्ट नर्सेस एंड डॉक्टर्स could insert the IUDs into the uterus। क्लियर है? सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं या एक्सपर्ट नर्सेज हैं उन्हीं की सुपरविजन में ये आईयूडीज का इंसर्शन पॉसिबल है यूट्रस के अंदर। क्लियर हो रही बात है? ठीक है। इसके बाद और क्या है, इट इज widely accepted method in India। widely accepted क्यों है बच्चे? क्योंकि इसमें जो चांसेस ऑफ फेलियर है वो बहुत ही कम है। ठीक है, चांसेस ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्शन हो गया, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो गई लेडी, ये फेलियर रेट बहुत ही कम है। 99.9% ऐसा पॉसिबल है कि हाँ भाई कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर जो कपल है या जो फीमेल है वो यूट्रस के अंदर उसके आईयूडी लगी हुई है। ठीक हो रही बात? इट इज वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, और ये लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, वो उस पर्टिकुलर कपल को या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल फीमेल को फ्री रखती है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज से। क्यों? क्योंकि वो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल डिपेंड करता है कि कौन सी आईयूडीज वो इंसर्ट हो रही है। ठीक हो रही है बात है? तो उतने लॉन्गर टाइम के लिए वो इंसान फ्री रहता है, मेंटली वो फ्री रहता है। क्लियर है? इस वजह से ये एक वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंडिया के अंदर। क्लियर हो रही है बातें बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों कि कितने टाइप्स की आईयूडीज होती हैं। तो हम यहां समझेंगे कि 3 टाइप्स की आईयूडीज होती हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहला आता है नॉन मेडिकेटेड, देन आता है कॉपर रिलीजिंग, एंड देन आता है आपका हार्मोन रिलीजिंग। क्लियर हो रही है बातें? जो नॉन मेडिकेटेड है उसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं बच्चों लिपीज लूप।
इसमें क्या है, ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है, इसमें ऐसा कोई एक्सटर्नल एक एडिशनल हम बोलेंगे कि कुछ सब्सटेंस ऐड नहीं किया गया है, बस ये प्लास्टिक का एक ट्यूब लाइक, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक हो रही बात, ये नॉन मेडिकेटेड के अंदर आता है। कॉपर रिलीजिंग के अंदर ये टी शेप का, ठीक है, एक मेटल है या प्लास्टिक है जिसमें यहां पे ये कॉपर वायर इस तरीके से लगी होती है। ठीक हो रही बात है, तो ये हमेशा क्या रिलीज करती रहेगी, कॉपर रिलीज करती रहेगी। ऐसे ही ये जो यहाँ पे ये ट्यूब लगी हुई है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन्स फिल रहते हैं। क्या रहते हैं, हार्मोन्स फिल रहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेनली होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक मतलब जो इंडस्ट्रीज में जिसको प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्या कहा कि 3 तरीके की हमारी क्या होती हैं, आईओडीज होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। क्लियर हो रही बातें, इन सभी को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, समझते हैं कि कैसे कोई आईओडी अपना एक्शन करती है और कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है, कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। क्लियर हो रही है बात। तो देखिए बच्चों, सबसे मेन बात होती है वो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कैसे, देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जितने भी डिवाइसेस हैं, ये आईओडीज हैं, ये एक फॉरेन सब्सटेंस है, और जब भी एक फॉरेन सब्सटेंस एक फीमेल के यूट्रस में जाएगा तो वहां के जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, इंफ्लेमेटरी एक रिस्पॉन्स देगी। क्या देगी बच्चों, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि उसने आईओडी को कैसा समझा है, एक फॉरेन सब्सटेंस समझा है। उस इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बिहाफ पे क्या होगा, मैक्रोफेजिस क्या आ जाएंगी, मैक्रोफेजिस जो WBCs होती है हमारी, उनका जो नंबर है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, यूट्रस में। क्लियर हो रही बात है। अब आप सोचिए, जब भी स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है, जब भी स्पर्म एंटर करेगा थ्रू द सर्विक्स और पहुंचेगा यूट्रस के अंदर, तो वहां पे मैक्रोफेजिस का नंबर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अभी एक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमेशा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि फैगोसाइटोसिस ऑफ इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इन आयोडीज को क्या करा गया है, एज ए फॉरेन सब्सटेंस माना गया है उस फीमेल की बॉडी में। ठीक हो रही है बात है। जब वो वहां पे इंसर्ट किया जाएगा तो आप सोचिए ना कि उसके उस यूट्रस के टिश्यू में थोड़ी बहुत इंजरी होगी। जब इंजरी होगी तो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, और जब इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा तो मैक्रोफेजेस का नंबर बढ़ जाएगा, और यही मैक्रोफेजेस आगे चल के क्या करेंगे, स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक हो रही है बात। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ये तीनों तरीके की आयोडीज में होता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी आयोडीज एक्ट कर रही है एज ए फॉरेन सब्सटेंस। क्लियर हो रही बात है। यहां पे भी हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या कर रही है, फैगोसाइटोसिस कर रही है, परफॉर्म कर रही है। तो आयोडीज का मेन फंक्शन क्या है बच्चे, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। कैसे, मैक्रोफेजिस करती हैं। क्लियर हो रही बात। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जो कि हमने बोला कौन है होती हैं, एग्जाम्पल हम यहां पे लिख देंगे, लिपीज लूप। क्या नाम है इसका बच्चे, लिपीज लूप। ये यही एक्ट करती है, इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही अपना काम करती है। कॉपर रिलीजिंग की बात करें तो इसमें एक एडिशनल एक मेथड है ताकि वो और इंश्योर कर सके कि प्रेगनेंसी ना हो। क्या करती है वो, जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर आयंस ये सप्रेस करते हैं, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। क्या करते हैं बच्चे, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, एंड ऑल्सो द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो कॉपर आयन वहां धीरे 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 रिलीज हो रहा होगा, आपने देखा ना, ये कॉपर आयन है, कॉपर एक वायर है, धीरे धीरे क्या होता रहता है,
ये आयन रिलीज होता रहता है और उसकी वजह से ही क्या होती है, स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस होती है, वो मोटाइल नहीं हो पाता है। क्लियर हो रही बात? जब वो मोटाइल नहीं है तो वो कभी भी पहुंच नहीं पाएगा कहां तक, ओवा तक। ठीक हो रही है बातें? और उससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन कभी होगा नहीं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। क्लियर हो रही बच्चे? तो ये एक एडिशनल मेथड जो है या एडिशनल एक एडवांटेज है किसमें, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में। ठीक हो रही है बात? क्लियर। हार्मोन रिलीजिंग में क्या है, तो हार्मोन रिलीजिंग में होता है क्या कि एक हार्मोन है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज। क्या रिलीज हो रहा है बच्चे? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता रहता है डेली बेसिस पे, उस ट्यूब में वो फिल रहता है। इस ट्यूब में वो क्या रहता है, फिल रहता है इसी ट्यूब में। ठीक है, इसको इंसर्ट कर दिया गया है उसमें यूट्रस के अंदर। अब इसका रोल क्या है, तो ये कैसे एक्ट करता है, तो ये क्या करता है बच्चे, सर्वाइकल म्यूकस को क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स थिक। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस कैसा हो गया, थिक हो गया। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया तो आप सोचिए कि अब उसमें से स्पर्म्स इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचिए कि मान लेते हैं कि एक कोई स्विमिंग पूल है। ठीक हो रही बात है? इस स्विमिंग पूल में एक जगह इधर मड भरा हुआ है और इधर एक दूसरा स्विमिंग पूल है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और आप ठीक है एक्ट कर रहे हैं एज ए स्पर्म, आपको अंदर जाना है। अब यहां ज्यादा कंसिस्टेंसी है, यहां ज्यादा थिकनेस है, तो आप किसमें से इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे, जो ज्यादा क्या होगा बच्चे, वाटरी होगा, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। जो थिक होगा उसमें से आप इतनी इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जब सर्विक्स पे, यहां हम कहेंगे कि भाई ये सर्विक्स वाला एरिया, अगर यहां पे ज्यादा थिकनेस है तो इधर से जब स्पर्म आएगा तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जब वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो आगे मूव नहीं कर पाएगा, और जब वो मूव नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन की तो कोई बात होती ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो रही बात है? ठीक, तो मेन क्या करता है बच्चे, ये सर्वाइकल म्यूकोस को थिक बनाता है, जिससे क्या होता है, विच प्रिवेंट्स द स्पर्म टू एंटर इनटू यूट्रस। क्या हो जाता है, एंटर करने से मना कर देता है। क्लियर हो रही बातें? क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, एक और काम करता है क्या कि इट डज नॉट अलाउ एंडोमेट्रियल ग्रोथ। क्या नहीं होने देता, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है जिसमें इंप्लांटेशन होता है, उसकी ग्रोथ को वो क्या करता है, अलाउ नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ द एंडोमेट्रियल ग्रोथ, हेंस implantation is prevented। और जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग ग्रो ही नहीं करेगी, मान लेते हैं कि गलती से कोई स्पर्म पहुंच गया, उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया, ठीक हो रही है बात, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब ग्रो ही नहीं कर रही है तो इंप्लांटेशन कैसे पॉसिबल है। क्लियर हो रही बात है? तो ये इसका एक दूसरा मेथड है जिससे क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि प्रेगनेंसी ना हो पाए। क्लियर हो रही बातें? तो आई होप सो। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है, यहाँ पे एक कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, और मल्टीलोड 375, नॉन मेडिकेटेड में लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, एंड हार्मोन रिलीजिंग में दो डिवाइसेस हैं। एक तो आपका आ जाएगा बच्चे प्रोजेस्टा जर्ट एंड LNG-20, इन दोनों में ही सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। क्लियर हो रही है बातें? चलिए, आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो आयोडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट वीडियोस में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि कैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वर्क करता है। क्लियर है? ऐसी और वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे, और आप